इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ढंग से सुनेंगे। क्या कहता है ये चैप्टर। हमने आपको ये तो बताया था ना कि हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और किस सेक्शन में बताया था? 14 में बताया था। उसमें सेकंड हेड ऑफ इनकम की बात क्या की थी? भाई अगर हमने शुरू में ही आपको बताया था हमारे कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? 5। कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? इतनी मार खाओगे। ये हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं ना। मैं 5 जगह नौकरी करता हूं तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम कितने? 5। मेरे 6 बिजनेस हैं तो टोटल मिलाकर सोर्स ऑफ इनकम कितने? 11। लेकिन हेड्स ऑफ कितने इनकम कितने रहेंगे? 2। तो ये याद रखना, सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकते हैं लेकिन हेड्स ऑफ इनकम हमेशा 5 ही होंगे। हमारे पास अगर 4 घर हैं तो सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं? 4। बात समझ में आई? अच्छा, हमको मालूम है सर कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जानते हैं क्या पढ़ाएंगे? कि हमारे पास घर है और मैंने वो किराए पर दे रखा है, यही तो है। उससे जो कमाई होगी, एक्चुअल रेंट होगा, वो टैक्सेबल होगा, यही तो जान रहे हैं। इसको अब कर देते हैं कट। अब मैं आपके सामने बोलता हूं कि ये केवल इकलौता हेड ऑफ इनकम है। दिस इज ओनली एंड ओनली वन हेड ऑफ इनकम which charge to tax not on your actual income but calculated income. Might be it is your not earned income, जिस पर आप टैक्स दे रहे हैं जमाई, जिस पर आप टैक्स दे रहे हैं, जरूरी नहीं वो आपकी एक्चुअल इनकम हो। कैलकुलेटेड, या एक तरह से कह सकते हैं कि नॉट एक्चुअली अर्न इनकम पर टैक्स लगाने का काम करता है नोशनल इनकम, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नोशनल इनकम पर ये टैक्स लगाने का काम करता है। नोशनल इनकम माइट बी योर एक्चुअल इनकम एंड माइट बी नॉट योर एक्चुअल इनकम। बात समझ में आई? ये इकलौता हेड ऑफ इनकम है जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट नहीं बोलते, एनुअल वैल्यू। उस पर टैक्स लगाने का काम करता है। किस पर टैक्स लगाने का काम करता है? और वो भी हाउस प्रॉपर्टी में। सर, हाउस प्रॉपर्टी होती कैसे है, जरा वो बता दीजिए। ये घर है, 4 दीवारें हैं, ये खिड़की है और ये दरवाजा है। घर है कि नहीं? अरे घर है या नहीं? हाँ, छत है भाई। आदमी तो छत भी है। हाँ। हाँ, बोलो ना। घर है कि नहीं? घर है कि नहीं? है। सोचना क्या था इसमें? नहीं, ये घर है। इतना दिमाग क्यों लगा रहे थे? हमने आपको दिया ये 3 दीवारें हैं, चौथी दीवार नहीं है इसमें। तो दरवाजा अलग से बना हुआ है, ठीक है ना, खिड़की भी बनी हुई है, लेकिन 3 ही दीवारें हैं और छत भी है। बताओ ये घर है कि नहीं? नहीं, घर है या नहीं, लोग रहते हैं, बात खत्म। है या नहीं? कंफ्यूज्ड? केवल ये है। छत भी नहीं है। घर है या नहीं? केवल ये है। फर्श है। घर है या नहीं? ये सब घर है। उड़ी बाबा, ये कैसा है? अब सुनो, घर का मतलब क्या बताया गया। पहले तो टैक्सेशन के हिसाब से हमें घर का मतलब पता होना चाहिए तब तो। स्विमिंग पूल घर होता है। पार्क घर होता है। स्टेडियम घर होता है क्या? हाँ। अब सुनो मेरी बात, ढंग से समझना। ये कोई जरूरी नहीं कि हाउस प्रॉपर्टी मींस अ हाउस जिसमें 4 दीवारें हों। आप घर के बाहर जो गलियारा होता है उसमें टहलते हैं। घर में है या घर के बाहर है? घर में आएगा या घर के बाहर आएगा? घर में ही आएगा। कोई आपको टोनी आता है और कहता है कहाँ हो, कहते हो घर में ही।
यही ना बोलते हो। छत पर रहते हो, छत पे, हवा में बात कर रहे हो। कहाँ पे हो, क्या बोलते हो? कहाँ है बोल दो ना, छत पे हैं, घर पे नहीं है, बोलो ना। गार्डन में टहल रहे हो, घर के गार्डन में। कोई कहता कहाँ हो, कहाँ बोलते हो? घर पे ही है। स्विमिंग पूल है घर पे, उसमें नहा रहे हो, कहाँ पे हो? घर पे ही है। तो ये सब घर है। घर का मतलब ये नहीं होता कि छत ढकी हो और चार दीवारें हो, ये सब घर है। अच्छा, स्विमिंग पूल से लेकर ये आपका घर है, इतना दूर आपका स्विमिंग पूल है, ये कम से कम 500 कदम है। ठीक है, घर की ही चार दीवारी के अंदर है, 2 मिनट के लिए। और ये रास्ता बना हुआ है, रोड। रोड पर चल रहे हो तो क्या बोलोगे, रोड पर है? घर पे ही है, तो रोड इज द पार्ट ऑफ द घर। क्या दिक्कत है? तो ये सब घर है। जरूरी नहीं चार दीवारें हों तो घर होगी। अब क्लियर हुआ? चल सकते हैं आगे। इसके लिए जो सेक्शंस बनाए गए हैं, दैट इज योर सेक्शन 22। और आपको मालूम है पहला सेक्शन हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था। इन द सेम वे सेक्शन 22 इज योर चार्जिंग सेक्शन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 23 ये एनुअल वैल्यू को बताता है, किसको बताता है? सेक्शन 24 ये डिडक्शंस को बताता है। सेक्शन 25 चेंज हुआ है। सेक्शन 26 ये को ओनरशिप को बताता है। सेक्शन 27 ये आपका डीम्ड ओनर को बताता है। ये सेक्शंस हमको स्टडी करने हैं। बेसिकली सेक्शन 25, 25 ए आया है, क्या है एक बार मैं देख लूं। और उसमें दोनों सेक्शंस को क्लब कर दिया गया है, दोनों सेक्शंस को क्लब कर दिया गया है, सेक्शन 25 ए ही है। ठीक है ना? दोनों सेक्शंस को क्लब कर दिया गया, पहले अलग अलग होते थे, अब अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट दोनों इसी में ही है। पहले दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन होते थे, पॉइंट होते थे, अब दोनों एक ही में आ गए हैं। जरा देखो ढंग से, जल्दी लिख लो तो हम आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलें। सबसे पहला सेक्शन देखें, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। ये कहता है, ढंग से समझना, सारे पॉइंट्स इसी में ही कवर हो जाएंगे। क्या कहता है? सेक्शन 22, the annual value of any property comprising any building or land appurtenant thereto, of which assessee is the owner, shall be charged to tax under the house property
आफ्टर गिविंग ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ये इसका चार्जिंग सेक्शन है। अब इसको समझने की जरूरत है। मैंने कहा द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ओ मैंने क्या बोला, फिर से बोल। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शैल बी चार्ज टू टैक्स। ठीक है ना? यानी ये ऐसा हेड ऑफ इनकम नील जिसमें हम लोग किस पर टैक्स लगाते हैं? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग, क्या शामिल होगा उस हाउस प्रॉपर्टी में? ओ जमीन और उससे लगा हुआ मकान। क्या बोला मैंने? उल्टा बोला ना मैंने। मैंने क्या लिखा है? बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। गलती मत कर देना, मैंने पहले उल्टा बोला। पहले मैंने बोला लैंड और अपरटेनेंट बिल्डिंग, ऐसे कैसे पॉसिबल? सही तो ये है ना कि ये जमीन है, उसका ये मकान है। तो हम ये कहेंगे जमीन और उसके साथ लगा हुआ। हाँ, मकान और उसके साथ लगी हुई जमीन। अब ये जमीन है और यहां कहीं ये मकान है, ये इतना। ये नहीं आएगा हाउस प्रॉपर्टी, मेरी बात समझना। ये जमीन के साथ लगा हुआ मकान है, यहां मकान है और इसके साथ लगी हुई ये क्या है? जमीन। बात समझ में आई? एक रेशियो तो दिखे, प्रॉपर तरीका तो हो। 5 एकड़ की जमीन है, 100 स्क्वायर फीट में मकान है, ये कौन सा मकान है? ठीक है ना? फार्म हाउस। हाँ, होता है, वो भी होता है, लेकिन उसका भी एक रेशियो होता है। चलो, कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। ऑफ विच एसएससी इज द ओनर, यानी आपका उस मकान पे मालिकाना हक होना चाहिए। क्या एक्चुअल ओनर ही ओनर माना जाएगा? क्या रजिस्टर्ड ओनर ही ओनर माना जाएगा? नहीं सर, ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। क्या बोला मैंने? ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। अच्छा, डीम्ड ओनर कहां पर पढ़ेंगे हम लोग? सेक्शन 27 लिखवाया ना अभी थोड़ी देर पहले। उसके लिए सेक्शन 27 बना है। अच्छा जी, एनुअल वैल्यू के लिए कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? इसके लिए सेक्शन 23। बात समझ में आई? तो एनुअल वैल्यू कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 23। तो हम कहते हैं द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू ऑफ व्हिच एसएससी इज द ओनर shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section what? 24। तो हमको तो ये सेक्शन समझ में आया कि सर 22 पढ़ रहे हैं, 23 भी दिख रहा है, 24 भी दिख रहा है और 27 भी दिख रहा है। 25 तो हमारा अनरियलाइज रेंट है, एरियर ऑफ रेंट है 25A। 26 ओनर को ओनरशिप का अलग केस है, देखेंगे कैसे टैक्सेबिलिटी होती है। दैट्स इट। यानी इतने सेक्शन पढ़ डाला तो हमारा ये चैप्टर खत्म कर डाला। बात समझ में आई? जिसमें से एक सेक्शन तो हो गया, कौन सा? 22। सेक्शन 22 कहता है, फिर से मैं बोलता हूं, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू ऑफ व्हिच एसएससी इज द ओनर शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 27। अच्छा, 24। ठीक है ना? चलें, टेस्ट में टॉप किसने किया मालूम है? चलें, अब ये हो जाएगा पहला वाला, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तुम लोग जो मॉल्स वगैरह में जाते हो ना, पीवीआर सिनेमा मल्टीप्लेक्स वगैरह में जाते हो, तो मॉल में जाते हो, जो उसमें शॉप्स होती हैं, मेरी मेरा वो मॉल है, आज पता चला हमको। अब ये बताओ कि उसकी इनकम मेरी किस साइड में जाएगी? जो मुझे रेंट मिल रहा है वो मैं कहाँ ले जाऊं? कहाँ ले जाऊं? हाउस प्रॉपर्टी में।
हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊं? हाँ बोलो भाई। अरे जो ये मॉल बना हुआ है उसकी इनकम मैं कहाँ ले जाऊं भाई? उसका जो मुझे रेंट मिल रहा है कहाँ ले जाऊं? पीजीबीपी में, अदर सोर्सेज में, या हाउस प्रॉपर्टी में? बोलूं? ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। अब इस पर होता है बवाल, मार्केट में बवाल होता है। कोई कहता नहीं मेरा धंधा ही यही है कि मैं रेंट से कमाऊं, दुकानें लूं, और उसको मेरा बिजनेस ही यही है। तो कोर्ट केस में डिसीजन हुआ, अगर आपका सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम इस तरह के बिजनेस एक्टिविटी से है जो आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आपके सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी से जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस ही है किराए पर उठाना, तो आप पीजीबीपी पे ले जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है सब्सटेंशियल पोर्शन क्या होता है, वो भी कोर्ट ने क्लियर किया कि आपकी टोटल इनकम के आधे से अधिक, मोर देन 50% से अधिक इनकम आपकी अगर इस एक्टिविटी से आती है और आप क्लेम करती है मेरा बिजनेस है, तो ले जाएं आप पीजीबीपी में, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सारी पूरी कर रहा है। एक मॉल को दिमाग में रखो, लिखा हुआ है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which SSC is the owner shall be charged to tax under that income from house property। क्या प्रॉब्लम है भाई? ऑल द कंडीशंस ऑफ चार्जिंग सेक्शंस आर फुलफिल्ड ओवर हियर। हाँ या ना? तो बात खत्म ना, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। पक्की बात है। बिल्डिंग और उसके साथ लगी हुई जमीन। तो जैसे आप रेंट पे लिए हैं तो वो जो शॉप हो उसके साथ ये बहुत भाई किसके लिए बात कर रहे हो? मेरे लिए बात कर रहे हैं, उस शॉपकीपर के लिए बात कर रहे हो? तो शॉपकीपर जाने, वो तो रेंट पे कर रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, वो पीजीबीपी में उसका डिडक्शन ले लेगा अंडर सेक्शन 37। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 37। अभी हम पीजीबीपी नहीं पढ़ा रहे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करो। अभी हम पीजीबीपी नहीं पढ़ा रहे। कंफ्यूज होना है तो ऐसे समझ लो कि मेरा बिजनेस है, मेरा कोई खर्चा होता है, तो मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी। बस बात खत्म। मैं कोई भी नॉर्मल जेन्युइन एक्सपेंडिचर करता हूं तो मुझे उसकी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। उसके लिए सेक्शन 30 टू सेक्शन 37 तक के पूरे प्रोविजन बने हुए हैं। अब समझ में आई बात? वहां देखेंगे। अभी हम पीजीबीपी की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी, अ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू ऑफ विच आई एम द ओनर। Now the what would be the and what would be the amount of income? The annual value, not the actual value, annual value, जिस पर मुझे टैक्स देना है। दैट्स इट। मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर बिल्डिंग और उसके साथ लगी हुई जमीन। हम यहाँ वैकेंट लैंड की बात नहीं कर रहे। अगर कोई वैकेंट लैंड है तो उससे मुझे अगर कोई इनकम होती है वो अदर सोर्सेज में जाएगी। बात समझ में आई? हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ कोई प्रॉपर्टी और उसके साथ लगी हुई जमीन, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी, अगर मैं इससे अर्न करता हूँ किराए से, तो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बात समझ में आई? अरे बोलते क्यों नहीं? अब एक बार तेज तेज बोलो तो बाबू, इसको पढ़ो तो। The annual value of any property comprising any building or land pertinent thereto of which SSC is the owner shall be charged to tax under that income from house property after giving deductions under section 24। चलिए सर, इसका मतलब हमारे तीन सेक्शंस तो समझ में आए। 23 पढ़ना है, 24 पढ़ना है और 27 पढ़ना है। ओनर मीन्स व्हाट? सर यही बता दीजिए। ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ये डीम्ड ओनर कौन होते हैं? ये डीम्ड ओनर कौन होते हैं? डीम्ड ओनर, जरा ढंग से सुनना। ये मिस्टर एक्स है, उसके पास दो चीजें हैं। एक तो पीजीबीपी की इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। और
पीजीबीपी की इनकम उसकी 3,50,000 है। चलो 5 लाख है और 2 लाख। ठीक है। उसने क्या किया, टोटल इनकम 7.5 लाख थी उसकी, टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख के ऊपर वाली इनकम पर तो सीधे 20% लग जाता है। सरकार को बेवकूफ बनाने की सोची इसने। इसने तुरंत मिस्टर एक्स ने ये इनकम अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी। ठीक, हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम ट्रांसफर कर दी। घर की बात रहे, इस घर में बाहर तो जाएगी नहीं, है कि नहीं। अब तक जो इनकम हमको मिलती थी वो किसको मिलने लगेगी, वाइफ को मिलने लगेगी। अब बताओ, मैंने क्या किया है, केवल गिफ्ट डीड बनाया और मैंने उसके नाम ट्रांसफर कर दी। ठीक, फ्री में कर दी। अब मेरे हाथ में इनकम कितनी आ गई और वाइफ के हाथ में कितनी आ गई, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 2.5 लाख तक जीरो। और इसको कितना देना पड़ेगा, 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 लाख पर 5%, 12,500। और वो भी 87A का रिबेट मिल जाएगा, अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसको भी मिल जाएगा जीरो, है कि नहीं। दोनों लोग सरकार को क्या दिखाएंगे, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं? लेकिन अब सरकार ने कहा हम बहुत बन चुके, क्या बहुत बन चुके, अब और नहीं बनेंगे, हम लाएंगे प्रोविजन सेक्शन 27 में। ठीक है ना, जितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। तो उसने प्रोविजन बना दिया, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 27। क्या बनाया कि इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन, बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन, कैसे, विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन। या तो पर्याप्त प्रतिफल नहीं था, या तो जो प्रतिफल था वो कम था, या था ही नहीं। तो विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, then the income arising in the hands of spouse shall be charged to tax in the hands of the transferer, जिसने ट्रांसफर किया था। बात खत्म। यानी ये इनकम वापस किसके हाथ में चली जाएगी, अब माफी करवा कर दिखाओ। डीम्ड ओनर, एक्चुअल ओनर इज मिसेस एक्स in the record of the government. Now the actual owner is Mrs. X. She is getting the amount of rent in her account. वो अपने बैंक अकाउंट में ये ऐसा रेंट लेती है, बावजूद इसके ये जो रेंट इसके अकाउंट में आएगा, किसकी इनकम माना जाएगा, मिस्टर एक्स की। अब बात समझ में आई। तो अब चालाकी नहीं चलेगी, पक्की बात है। बोलते क्यों नहीं, तो क्या बोलोगे, सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर कौन है, एक्स या मिसेज एक्स, एक्स। एक्चुअल ओनर मिसेज एक्स हो गई, बावजूद उसके मिस्टर एक्स। तो सर एक्चुअल ओनर का मतलब आप किससे ले रहे हैं, एक्चुअल ओनर का मतलब जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो एक्चुअल ओनर है। यहां पर प्रॉपर्टी किसके नाम से ट्रांसफर कर दी गई, एक्चुअल में मिसेज एक्स के नाम से। बुक्स में रजिस्टर्ड एंट्री किसकी है, मिसेज एक्स की। रेंट किसको मिल रहा है, मिसेज एक्स को। बैंक अकाउंट किसका है, मिसेज एक्स का। बावजूद इसके ये अमाउंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिस्टर एक्स के, क्योंकि ये डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अगर टैक्सेशन लॉ के हिसाब से आपको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, तो इसका मतलब ये कतई मत ले लेना कि सिविल कोर्ट में आप चले जाएंगे, कहेंगे हो इनकम टैक्स वालों ने मुझे मालिक मान लिया है तो तुम भी मालिक मान लो, किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर लोगे। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। इनकम टैक्स, सिविल कोर्ट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना। उसको आइडेंटिटी एविडेंस के तौर पर वहां पर एज अ ओनर आप प्रूफ नहीं पेश कर सकते। इज इट क्लियर। चलो भाई, तो डीम्ड ओनर में पहला समझ में आया। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने किसी माइनर चाइल्ड को, या तो फ्री में या तो पूरा पैसा ले करके, तो भी सोचो, क्योंकि माइनर चाइल्ड के साथ किए गए सारे के सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वाइड होते हैं। तो पूरा पैसा भी ले लोगे तो भी बेकार है, नहीं। तो यहाँ पर वो कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग इट्स प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड, देन वॉट एवर द इनकम शैल अराइज इन द हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड
shall be charged to tax in the hands of transferor. That's it. बहुत ही सिंपल है। तो कहता है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर otherwise than for adequate consideration any house property to his or her spouse not being a transfer in connection with an agreement to live apart or a minor child not being a married daughter। चलिए अब इसको तोड़ने की बात करते हैं। ये तो समझ में आया, एक इंडिविजुअल है, उसने अपने माइनर डॉटर या माइनर चिल्ड्रन सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उससे कोई भी इनकम माइनर चाइल्ड को अराइज होगी वो वहां टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि डीम्ड ओनर वही माना जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी स्पाउस के हाथ में आने वाली इनकम कहां टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथ में, वही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा अंडर सेक्शन 27। दो पॉइंट समझ में आए, इसमें नए निकले। पहला पॉइंट ये आया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अलग रहने के कंसिडरेशन में, जाओ ना आज से हम तुम्हारा चेहरा देखेंगे ना तुम मेरा चेहरा देखना, ये तुम्हारा घर ये मेरा घर, बात समझ में आया? आज हम दोनों आज से अलग अलग रहेंगे। तो ठीक है, अगर इस तरह से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है स्पाउस को, तो उस केस में जो ट्रांसफर की गई है वो उसका घर, ये तेरा घर और ये मेरा घर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब अलग अलग इनकम ही होगी, उसकी इनकम उसके हाथ, इसकी इनकम इसके हाथ। बात समझ में आई? दूसरा, अगर किसी माइनर मैरिड डॉटर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो प्रॉपर्टी उसी माइनर मैरिड डॉटर की ही होगी। इज इट क्लियर? उसकी फिर डीम्ड ओनर वाला प्रोविजन वहां पर नहीं लगेगा, ट्रांसफरर के हाथ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? दो चीजें समझ में आई। पहला, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफरर ही ओनर माना जाएगा, बशर्ते वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो अलग रहने के दौरान, तो वो अलग अलग मानी जाएगी। ठीक है ना, अलग रहने के कंसिडरेशन में। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है तो उस केस में भी क्या होगा? वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर ही माना जाएगा ट्रांसफरर। दैट्स इट। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो उसी की प्रॉपर्टी मान जाएगी। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट। तुम लोगों ने कई नाम सुने होंगे, ये नवाबों का बिल्डिंग, ये महल जयपुर में, हाँ या ना, बड़े बड़े महल होते हैं। और इन महलों में जानते हो यहाँ पर पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है, यहाँ पर 25-50 घर बसे हुए हैं, मान इसी, ये पूरा किला है, यहाँ पर पूरा एक शहर बसा हुआ है, मतलब ऐसे है पूरा, मतलब 25-50-100 घर होते हैं ऐसे मोहल्ले एक ही पूरे। ये इम्पार्टेबल स्टेट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, इसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते, पूरा एक ही प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर अब सैकड़ों घर बन गए हैं, बात समझना। अब उन घरों के अलग अलग मालिक, तो कहा गया हम टैक्स किससे ले, है तो एक ही प्रॉपर्टी, किससे ले? नाम तो किसी पर्टिकुलर नवाब या राजा का आता है, महाराजा का आता है, लेकिन रहे इसमें कोई और रहा है पूरा, किसको माने? ये कहलाता है इम्पार्टेबल स्टेट। क्या करेंगे? कहा गया जो इस प्रॉपर्टी का पूरा होल्डर होगा ना, जो होल्ड करता है, जिसके संरक्षण में चल रहा है, कौन? जो होल्डर है इसका, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, इसी के ऊपर टैक्स लगेगा सारी प्रॉपर्टीज का। जितनी भी इस इम्पार्टेबल स्टेट्स में प्रॉपर्टी होंगी उन सबका टैक्स किससे वसूला जाएगा? होल्डर से, जो उसका पूरा संरक्षण या देखभाल कर रहा है। अब बात समझ में आई? बात ही खत्म। डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? यही माना जाएगा। अब हम ये तो नहीं कहेंगे सबसे पेपर दिखाओ, अरे 70 साल 80 साल कोई रजिस्टर्ड नहीं है, क्या करें किधर जाएं, है कि नहीं? तो यहाँ पर होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइजिंग इम्पार्टेबल स्टेट। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, है कि नहीं? एक वाइफ को, तुम लोग जो चीज आगे पढ़ोगे सब आज ही पढ़ लो।
देखो मिस्टर एक्स है, मिसेज एक्स को ट्रांसफर कर रहा है, फ्री में करे या नॉट एडेक्वेट को, यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उसने अपनी वाइफ को 10 लाख में ट्रांसफर कर दिया, या 50 लाख की प्रॉपर्टी उसने जीरो में कर दिया। ठीक है, तो इस केस में इसको जो भी इनकम अर्न होगी उस प्रॉपर्टी से वापस मिस्टर एक्स के पास चली जाएगी, ये मैंने बताया। बच्चा पूछ रहा है अगर मिस्टर एक्स है और ये उसकी वाइफ है मिसेज एक्स, इसके पास एक प्रॉपर्टी है 50 लाख की, इसने इसको 50 लाख में ही ट्रांसफर कर दिया, तो बात खत्म हो गई। फिर जो भी इनकम होगी वो मिसेज एक्स की होगी। मिस्टर एक्स कहाँ आ गया उसमें? क्या क्यों आएगा हमको ये बताओ। जब पैसा ले लिया, एविडेंशियल प्रूफ है हमारे पास, तो प्रॉब्लम कितने? अच्छा, फिर दूसरा पूछा है इसने कि सर मिस्टर एक्स है, उसका एक माइनर चाइल्ड है, इसने इसको ट्रांसफर किया 50 लाख की प्रॉपर्टी जीरो में, 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में, 50 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में। मैंने कहा माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करोगे सब बेकार है, कर ही नहीं सकते आप, तो ये सब इस केस में ही फ्लेक्सिबल है। अब क्लियर है? अच्छा, ढंग से सुनना। सरकार को बेवकूफ बनाने के एक से एक तरीके लोग खोजते हैं, उसमें से एक ये तरीका है। तुमको शहर में घर चाहिए नया? अरे हाँ या ना? कितना लगा सकती हो? कितना पैसा लगा सकती हो घर खरीदने के लिए? अंदाजा? हाँ, अरे अंदाजा बोलो तो बाबू। 2 करोड़ ज्यादा नहीं हो गया? हम 30 लाख में दिलवा दें तो? 30 लाख? अरे 20 लाख, 20 लाख में 2 BHK मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। नहीं ना? सोचो, आराम से बन जाएगा 20 लाख में मकान। सर ऐसे कैसे बन जाएगा? सुनो, मैंने ऐसे ही 50 लोगों को इकट्ठा किया, सबसे 20-20 लाख रुपए लिए, जरा कैलकुलेट करो कितना हो गया। 10 करोड़। कितना हो गया? ये ज्यादा हो गया? 10 करोड़ हुआ। अच्छा, अब 10 करोड़ रुपए अगर मेरे पास आ जाएं तो जमीन कितने की मिलेगी? शहर के आसपास ले लेंगे, 1 करोड़ में मिल जाएगी। और 9 करोड़ में हम घर नहीं बनवा सकते उस पे? 2 BHK बिल्कुल आराम से बन जाएंगे, है कि नहीं? और सबको मैं एक एक घर बांट दूंगा, नहीं, सब लोग रहना आराम से। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ है? भरोसा नहीं है। ले आना कल पैसा। वो भरोसा ही तो नहीं है। ये 20 लाख रुपए भी न चला जाए, प्रॉब्लम ये। क्लियर है? अब इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा भाई अगर भरोसा नहीं है तो एक काम करो, भरोसा पैदा करते हैं। कैसे? एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं हम लोग आपस में। मैं चेयरमैन हो जाऊंगा, वो सेक्रेटरी हो जाएगी, हो जाएगा, ये ट्रेजरर हो जाएगी। ऐसे ही करके हम लोगों ने आपस में कर लिया। अब तो भरोसा बना। अब एक आदमी नहीं है, 3-4 लोग मिल करके एक ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे, किसी को हाथ में कैश नहीं देंगे, एग्रीमेंट होगा बकायदा, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें लोग मेंबर बनेंगे। हाँ, मेंबर बनेंगे। मेंबरशिप फीस क्या होगी? 20 लाख रुपए। कितनी होगी? 20 लाख रुपए। सबसे 20-20 लाख रुपए ले लिया, और जैसे ही बिल्डिंग तैयार हुई सबको एक एक घर दे दिया। अब ये जो जमीन मैंने खरीदी, वो किसके नाम से खरीदी थी? ओहो, किसके नाम से? और जो इसमें बिल्डिंग बनी थी वो किसके नाम से बनी? पैसा किसका निकल रहा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि बैंक अकाउंट तो उसके नाम से था, तो ये पैसा भी वहीं से निकला। घर जो बने अंदर, मकान बिल्डिंग के अंदर, वो किसके नाम से बने? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। हमने वो घर सबको बांट दिए। क्यों? किसके तहत? क्योंकि आप मेंबर हैं, आप हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं। एक घर तुम्हारा, एक घर तुम्हारा, एक घर तुम्हारा।
मालिक कौन, एक्चुअल में मालिक कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन यूज कौन कर रहा है, तो मालिक किसके हाथ पे टैक्स लगेगा। अगर कोई रेंट आता है कल उस बिल्डिंग से, उस फ्लैट से, इसने अपनी प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उसने रेंट पर चढ़ा दी, अब इसको जो रेंट मिला वो किसका, इसका या कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसका। क्यों, क्योंकि यही ओनर माना गया है। देखो पॉइंट नंबर 2, भले प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो किसके नाम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनाकर कंपनी भी बना सकते हैं और आपसे शेयर होल्डर बना करके आपको शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं समझे, अच्छा। To whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society, company or association as the case may be of that building or part thereof। तो जो होल्डर होगा एक्चुअल उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसी को हम ओनर मानेंगे, ठीक है। उसी मेंबर को हम ओनर मानेंगे, ये अ मेंबर, ये माना जाएगा क्या, डीम्ड ओनर। प्रॉपर्टी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम लेकिन ओनर कौन है, मेंबर। अब बात समझ में आई। अब तक हमने 3 चीजें बताई, अगर 4 बताई बेसिकली। इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वो, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो तीसरा मैंने बताया होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, उसी को मान लिया जाता है डीम्ड ओनर सारी प्रॉपर्टीज के लिए जमाई। और लास्ट मैंने बताया अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आई बात। अब लोगों का पेट नहीं भरा सरकार को बेवकूफ बनाने से, ठीक है ना। चलो, एक ये जमीन है, मुझे इस पर बिल्डिंग बनवानी है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, मैंने कहा ये बिल्डिंग बना दो। उसने कहा मैं लूंगा 5 करोड़। कितना लूंगा, उसने बना दिया। और लास्ट में जब उसका 50 लाख रुपए बाकी था, मैंने उसको कहा पैसा चाहिए, कहता हाँ। मैंने कहा ये जो ऊपर वाला माला है ना, ये तू रख ले। और मैंने उसके हाथ में क्या दे दी, चाबी। मेरी बात समझना। वो पैसा लेकर, पैसा सॉरी चाबी लेकर चला गया। नाउ टेल मी हु इज द ओनर। ये जिसने बिल्डिंग बनवाई या वो जिसके हाथ में चाबियां हैं। Actually, who possesses the property shall be treated as a deemed owner of the property. Who possesses? The person who holds the key. हाँ या ना, जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसके हाथ में चाबी है, ये फ्लैट भी उसी का है। बात समझ में आई। वो सारे के सारे इंजॉयमेंट लेगा उस प्रॉपर्टी के जैसे कि एक एक्चुअल ओनर लेता है। तो कहता है अ पर्सन हु इज अलाउड, जिसको परमिशन दी गई है टू टेक और रिटेन पोजीशन, कि आप ये पोजीशन रखो, ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू नेचर अंडर सेक्शन 53A ऑफ टीपीए एक्ट 1882। टीपीए मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो एनी पर्सन हु होल्ड्स और रिटेन पोजीशन इन एनी प्रॉपर्टी without having the registered deed, without having the registered deed shall be treated as the owner of that property if the property is retained or possessed by him according to the section 53 of the Transfer of Property Act 1882। Sir, what is written in section 53 of the Property Act 1882? क्या लिखा हुआ है, सोचो। मैं नहीं बोल रहा हूं, कहां लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 कैपिटल ए में साफ साफ लिखा है कि अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, आपने उसका रजिस्ट्री नहीं कराया है, भले ही गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चढ़ा है, बट यू शैल बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यू विल बी डीम्ड ओनर नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो फॉर सिविल कोर्ट ऑल्सो। बात समझ में आई। तो वहां टीपीए एक्ट के हिसाब से भी आप मालिक माने जाओगे। अरे बोलो ना, समझ में आई बात।
मैंने बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, अगर कोई होल्डर है इम्पार्टेबल स्टेट का, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, उसके मेंबरशिप के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट की गई है, अगर कोई पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई पोजीशन दिया जाता है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से, तो वो भी आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। यस और नो? अच्छा, ये 12 साल वाला हम अभी छोड़ दे रहे हैं। 269 UA के बारे में बोल रहा होगा ये, ठीक है ना? इसमें नहीं लिखा है सेक्शन 260, अच्छा लिखा है, लिखा है सेक्शन 269 UA। बेसिकली ये चैप्टर सेक्शन 269 UA वाला पूरा चैप्टर गायब हो चुका है, गायब हो चुका है, मतलब डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये सेक्शन यहाँ पर अभी भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना? अच्छा, कहाँ यूज होगा हम बता देंगे, उसकी चिंता ना करना। क्लियर हुआ? तो डीम्ड ओनर समझ में आया। If a firm transfer its house property to its partners before dissolution, merely by book entries, annual value of that property is taxable in the hands of the firm. अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दी गई हो डिसोल्यूशन के अलावा वाले केस में, बिफोर डिसोल्यूशन, केवल बुक में एंट्री करके, तो भी उनका मालिक वो फर्म ही मानी जाएगी। केवल बुक में एंट्री कर दोगे, किसी को भी मालिक बना लोगे। बात समझ में आई? हाँ या ना? ये बता चुके, ये बता चुके। अच्छा, मान लो एक बिल्डिंग है जिस पर एक आदमी कहता है ये मेरी बिल्डिंग, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये मेरी बिल्डिंग, दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं और वो प्रॉपर्टी का केस चला गया कोर्ट में। हाँ या ना? अब दोनों लोग लड़ रहे हैं, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग। मिस्टर एक्स कह रहा है ये मेरी बिल्डिंग क्योंकि रेंट मिलता है मुझे। मिस्टर बी कहता है नहीं ये मेरी बिल्डिंग क्योंकि इसका मालिक मैं। बात समझ में आई? अब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, चलो ए है, ए टैक्स देता था, उस पर क्या देता था? इनकम मान रहा था, टैक्स भी दे रहा था और गवर्नमेंट को दिखा रहा था देखो इस पर मैं टैक्स भी देता हूँ, रेंट भी मुझे मिलता है। बी कहता था नहीं पेपर तो मेरे फेवर में है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये रेंट गलत तरीके से वसूलता है। अब बताओ गवर्नमेंट के पास क्या चाह रहा है? हो सकता है कोर्ट का डिसीजन फ्यूचर में बी के फेवर में आ जाए, कोर्ट कहते नहीं नहीं ए तो मालिक ही नहीं है, बी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उधर रिफंड करेगा, उससे टैक्स ले नहीं पाएगा क्योंकि मैटर हो गया पुराना। हाँ या ना? बात समझ रहा हूँ? जो भी हो, केसेस है, रिफंड कब तक लिया जा सकता है वो बात की बात है, लेकिन पैसा किससे लेना चाहिए था? बी से। टैक्स किससे लेना चाहिए था? बी से। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, तो करें तो क्या करें? तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव असेसमेंट तुम लोग फ्यूचर में पढ़ोगे। कौन सा असेसमेंट? प्रोटेक्टिव। बेसिकली प्रोटेक्टिव असेसमेंट नाम की कोई चीज इनकम टैक्स में है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज किया जाता है ताकि इस तरह के केसेस को निपटाया जा सके। डिपार्टमेंट क्या करता है? दोनों को नोटिस जारी कर देता है, दोनों पक्षों को, दोनों पार्टीज को नोटिस जारी कर देता है। तो उसके बाद जब कोर्ट केस का डिसीजन 10 15 20 साल बाद आता है तो कोर्ट, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चलो भाई मेरी नोटिस रिवाइव हो गई, हमको टैक्स दे दो। ठीक है, उसका सिस्टम है प्रोटेक्टिव असेसमेंट का। ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग मैंने किराए पर दी है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, सोचो जो ऑडिटोरियम होते हैं वो भी कहाँ आएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इज इमैटेरियल, कहां पर वो बिल्डिंग सिचुएटेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मे बी सिचुएटेड इन इंडिया और अब्रॉड। क्लियर? टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम फ्रॉम लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग। Where the land is not pertinent to a building, the income from land can be charged of business income or other sources. Back end land मैंने बता दिया। The land pertinent to building include approach road, हाँ या ना? कोर्टयार्ड्स, मोटर गैराज, कंपाउंड, प्लेग्राउंड एंड किचन गार्डन। ये सारी चीजें घर के अंदर ही आती हैं, घर के ही कैटेगरी में आती हैं। चलें, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कार पार्किंग स्पेस, ड्राइंग ग्राउंड्स और प्ले ग्राउंड शैल बी द लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग। ठीक है,
where the recipient of the income from house property is not the owner of the building, the income is not chargeable under the head but the income from business or other sources. सर ये क्या हुआ? मान लो हमको कोई रेंट मिल रहा है, लेकिन ऐसी बिल्डिंग का रेंट मिल रहा है जिसका मैं मालिक नहीं हूं, जिसका मैं मालिक, मान लो मैंने अब किसी बंदे से किराए पर लिया, किराए पर, मैं खुद किराएदार हूं और मैंने आपको किराए पर दे दिया। अब आप हमें किराया देंगे तो मेरे कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो ओनर हूं ही नहीं, ना मैं एक्चुअल ओनर हूं उस प्रॉपर्टी का, ना तो डीम्ड ओनर हूं। तो मेरे हाथ में वो रेंट कहाँ जाएगा? या तो हाउस पीजीपीपी में जाएगा या तो अदर सोर्सेस में जाएगा। हाँ या ना, जिसको हम कहते हैं सब लेटिंग। क्या कहते हैं? नॉर्मल डायरेक्ट लेटिंग नहीं है, ये सब लेटिंग है, किराए पर किराएदारी। चले, तो हम लोगों ने अभी तक कितने सेक्शंस देख लिए? 22 और 27 देख लिए ना? ये दो सेक्शंस खत्म। एनुअल वैल्यू का मैं हल्का सा हिंट बता दूं। इसको पढ़ने के पहले इधर देखो, हमको फॉर्मेट एक तैयार करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कॉपी खुली नहीं है कई लोगों की। यहां लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम कहते हैं GAV। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। जो बचता है उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, सुने, मैंने कहा माइनस करते हैं। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सेक्शन 23 के हिसाब से। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा? एक्चुअल पेमेंट जितना होगा, ओ एक्चुअल पेमेंट, और ओनली पेमेंट बाय ओनर। मेरी बात समझना, पेड बाय ओनर ओनली। पेमेंट बेसिस पर अलाउड होगा म्युनिसिपल टैक्स और पेड बाय ओनर। 10 साल का हमने म्युनिसिपल टैक्स इस साल पेमेंट किया, 10 सालों का म्युनिसिपल टैक्स इस साल पेमेंट किया, तो इस साल पूरा अलाउड हो जाएगा। हाँ, पेमेंट बेसिस पर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन
ठीक है, ये फॉर्मेट है आपका नॉर्मल। एनुअल वैल्यू वो म्यूचुअल फंड में आप पहुंच गए, नेट एसेट में, नेट एनुअल वैल्यू। देखिए ये बना कर दिया भी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, टैक्स पेड बाय द एसएससी इटसेल्फ, पेमेंट बेसिस पर जो आएगा एनएवी होगा, एनएवी का 30% आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये डिडक्शन मिलेगा, ये आ जाएगा टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। अभी केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मेट था। जब हम बात करते हैं एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 की, तो ये 4 फैक्टर बिल्कुल दिमाग में आप सेट रखेंगे। कितने? जब हम सेक्शन 23 की बात करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, तो 4 फैक्टर हमेशा याद रखेंगे। स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू। फिर से बोल जरा, जो तू मैं जरा मैं जो मैं बोला रे, बोलो एक बार। प्रॉब्लम ये आती है, एक्चुअल रेंट का मतलब हमको मालूम है, अगर हमने 12 महीने किसी को मकान दिया हुआ है, हमको 10 महीने का किराया मिला, तो हम एक्चुअल रेंट कितने महीने का बोलेंगे? 10 महीने का। हाँ या ना? कितने महीने का? थोड़ा गलत फहमी दूर करना। 12 महीने का भी कभी कभी मिला 10 महीने का, लेकिन एक्चुअल रेंट 12 महीने का मान लिया जाता है। कब? वो हम देखेंगे। जो 2 महीने का नहीं मिला, हीरो, जो 2 महीने का नहीं मिला, सुनो, जो 2 महीने का नहीं मिला उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलते हैं? जो 2 महीने का नहीं मिला उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट जो होता है उसका बेनिफिट तब मिलता है। फिर से, अगर ब्लैंक हो गए हो, उधर ध्यान चला गया हो मेरा भी, तुम लोग का भी, तो वापस आओ। मैंने कहा कि अब मैंने किराए पर दिया मकान 12 महीना, और हमें जो किराया मिला वो मिला 10 महीना, तो हमारे लिए एक्चुअल रेंट 10 मंथ्स का कंसीडर किया जाएगा या 12 मंथ्स का? 12 मंथ्स का। 2 महीना तभी अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा जब वो अनरियलाइज्ड रेंट के रूल 4 की चारों कंडीशन फुलफिल करता है। रूल 4 में कितनी कंडीशन? किसकी? unrealized rent की। If unrealized rent fulfill all these 4 conditions which are given under rule 4, then the unrealized rent shall be treated as unrealized. Otherwise it will be treated that you have already got or received your rent. आपको वो रेंट मिल चुका है, ये मान लिया जाएगा। तो 12 महीने का किराया था, हमको 10 महीने का मिला, और मैंने 2 महीने का जो किराया नहीं मिला था उसके लिए रूल 4 की चारों कंडीशन पूरी नहीं की, तो किराया मान लिया जाएगा 12 महीने का मुझे मिला। अब क्लियर है? अरे बोलो। इसको हम कहते हैं एक्चुअल रेंट। अनरियलाइज रेंट कहता है कब? अनरियलाइज रेंट कब माना जाएगा? ये 4 कंडीशन है। द फर्स्ट वन वाज टेनेंसी वाज बोनाफाइड। टेनेंसी उचित होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, केवल पेपर पर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में वहां किराएदार था जो हमें रेंट देता था, तो टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। हाँ या ना? भाई, गवर्नमेंट हमारे घर आती है क्या पता कर रहे तुम्हारे घर कितने किराएदार रह रहे होंगे, कौन जाने। गवर्नमेंट कभी आती नहीं, खट खट कौन ऊपर किराएदार है क्या, जरा नोट करें कितने दिन से रहे। अरे नॉर्मली 99.99% सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट रिलाइज ऑन यू, गवर्नमेंट हैज ओनली वन एजम्पशन दैट द टैक्स पेयर्स आर द ऑनेस्ट वन। आपको फर्स्ट साइट में ही इन बेईमानों को क्या मान लिया गया है? ईमानदार मान लिया गया है। बात समझ में आई? तो ईमानदार मानते हुए उनको काम किया जा रहा है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो सही देंगे। तो अनरियलाइज रेंट की 4 कंडीशन पूरी होंगी तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा अनरियलाइज रेंट का। मैंने कहा मैंने किराए पर मकान किरायादारी उठाई थी 12 महीने का, हमको 10 महीने का किराया मिला। कितने महीने का? 10 महीने का। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, जो 2 महीने का आप कह रहे हैं नहीं मिला किराया, इसको आप क्या नाम देना चाहते हैं? रियलाइज नहीं हो पाया रेंट। तो इसके लिए रूल 4 में 4 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? 4 कंडीशंस। आप इन चारों को पूरा कर लीजिए, हम आपका 10 महीने का ही एक्चुअल रेंट मानेंगे। अगर नहीं
तो हम आपका 12 महीने का एक्चुअल रेंट मानेंगे। सो सिंपल। अरे बोलते क्यों नहीं? पहली कंडीशन है टेनेंसी वॉज बोनाफाइड। सुन लो। दूसरा, टेनेंसी वॉज बोनाफाइड। दूसरा, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टी। सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई। टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज। मैं गवर्नमेंट ने कहा किराया क्यों नहीं मिला? मालिक जब जब जाते हैं किराया वसूलने बैठाता है, चाय रखता है, पानी रखता है, बिस्कुट रखता है, फिर बंदूक भी रख देता है। कहता है वसूलो, तो क्या लेने आए हो? तो हम बिस्किट खाते, पानी पीते, चाय पीते, उस पर निकल आते हैं, कुछ बोलते नहीं, मुंह में घिघी बन जाती है। ठीक है ना, तो हम कहाँ से मांगे? तो गवर्नमेंट कहती है 1 महीना समझ में आ गया, 2 महीना समझ में आ गया, अब तुम जन्म भर ऐसे ही छूट लेते रहोगे? बेवकूफ बना रहे हो। ऐसे किराएदार को खाली करो। मैंने कहा ऐसे कैसे किराएदार खाली करवाने मालिक? उसने मेरी 4 प्रॉपर्टी किराए पर ली है। एक का जब किराया मांगना जाते हैं तो बंदूक रखता है, बाकी 3 किराया तो घर पे आराम से देकर जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है बेवकूफ किसको समझो, 3 का किराया देता है, एक का नहीं देता, उसमें बंदूक दिखाता है। उसको चारों प्रॉपर्टी से हटाओ, उसको चारों प्रॉपर्टी से पहले भगाओ, तब तो हमसे तुम डिडक्शन मांगो। नहीं तो फिर अगले साल मुंह उठा करके चले आओगे, कहोगे उसने फिर बंदूक रखी है, फिर छूट दे देंगे। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपने उस किराएदार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तब तो आप यहाँ डिडक्शन के लिए अप्लाई करो। अगर अभी भी वो काबिज है उस मकान पर, तो खबरदार, हम मान लेंगे कि आपको पैसा मिल चुका है। हाँ या ना? अब वो किराएदार 3 अलग अलग मालिकों का मकान मकान किराए पर रखा है, दूसरों के साथ क्या हिसाब किताब है, वी आर नॉट कंसर्न। उसने मेरी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उसमें से एक का नहीं दे रहा, 3 का दे रहा है, उससे मतलब है चारों से हटा। अब बात समझ में आई? अच्छा, पहला था आपका टेनेंसी वाज बोनाफाइड, टेनेंट हैज वेकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू द एसएससी। नेक्स्ट, हमने किराएदार को निकाल बाहर कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा तुमने कोशिश की, तुम भी 2 महीने का किराया नहीं देना चाह रहे हो, उनको टैक्स नहीं देना चाह रहे हो, क्या तुमने कोशिश की थी क्या किराया वसूलने की? पुलिस में केस दाखिल किया था क्या, या नहीं किया था? हाँ या ना? तो नेक्स्ट है, एसएससी हैज टेकन all the legal steps to recover the amount of unrealized gain। ठीक है ना? आपने नोटिस भेजा कि नहीं, कोर्ट नोटिस जो होता है वकील के थ्रू भिजवाया कि नहीं? आपने उनके खिलाफ एफआईआर अगर दाखिल करवानी चाहिए थी तो वो करवाया नहीं, यानी लीगल स्टेप्स लिए या नहीं लिए, वो बताओ। अगर हाँ, तो लास्ट चलें। पहला मैंने बताया टेनेंसी वाज बोनाफाइड, टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द लीगल स्टेप हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। क्लियर? एसएससी असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे कि वो लतखोर है, उसको पुलिस के डंडे भी पड़ गए, नोटिस भी चली गई, वो कहता है नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तो कुछ भी कर लो, है कि नहीं? और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया। नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर इससे सेटिस्फाइड हो जाता है। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कभी थी। तो एसएससी हैज मेड सेटिस्फाइड
टू एओ। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, दैट all the actions or steps taken to recover will be fruitless। कुछ होने वाला नहीं है कुछ भी कर, नतीजा जीरो। बात समझ में आई? If all these four conditions are satisfied, then you can get the benefit of unrealized rent as a deduction. Means now only 10 months rent shall be considered as your actual rent. Got it or not? पक्का ना? ये कहाँ दिया हुआ है? रूल 4 इसमें। चले आगे। पहला मैंने बताया एक्चुअल रेंट, दूसरा मैंने बताया म्यूनिसिपल रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है ना, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है इस एरिया पे जो किराया होगा ना वो 15 रुपए स्क्वायर फीट की होगा, 20 रुपए स्क्वायर फीट, वो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, उसमें सोचना है। ठीक। तीसरा होता है फेयर रेंट। हमने ये प्रॉपर्टी 50,000 रुपए पर मंथ पर किराए पर उठाई हुई है, और बगल वाले ने जानते हो 80,000 पर उठाई हुई है सेम प्रॉपर्टी। तो फेयर रेंट कितना होना चाहिए? काहे के लिए 50 को दिया रे? 80 पर देना चाहिए था। करो इसको 80, फेयर रेंट 80,000। म्यूनिसिपल वैल्यू हो सकता है 50,000, एक्चुअल रेंट हो सकता है 40,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो। स्टैंडर्ड रेंट ये केवल कुछ सिटीज में एप्लीकेबल है, सारी सिटीज में नहीं। जहां पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल बोर्ड होता है वहां पर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल होता है, जहां पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल बोर्ड होता है वहीं पर स्टैंडर्ड रेंट होता है। जैसे दिल्ली में स्टैंडर्ड रेंट होता है, ठीक है ना? पक्की बात है। तो वहां पर ये चार फैक्टर्स आएंगे। अब इन चार फैक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं क्या? एनुअल वैल्यू। बोलो। स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट, जो दोनों में अधिक होगा वो कहलाएगा, सुनना इधर, फेयर एंड नंबर 1। फेयर एंड नंबर, सुन लो पहले। हम आज बिल्कुल नहीं बताने जा रहे हैं ये, केवल इसलिए कि घर पे तुम लोग इस चार्ट को देख करके आओगे। ठीक। जैसे ही हमको मिला फेयर एंड नंबर 1, उसका कंपैरिजन हम करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। किससे? पहले, अरे फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, सॉरी, जो आएगा वो कहलाएगा फेयर नंबर 1। फेयर नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, जो आएगा, जो इन दोनों में से लोअर होगा क्या कहलाएगा? फेयर एंड नंबर 2। अरे बोलो ना। अब फेयर एंड नंबर 2 का कंपैरिजन हम करेंगे, बचा क्या? एक्चुअल रेंट। और यहां पर मैंने लिख दिया डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज रेंट। अब तो समझ में आ गया। वो अनरियलाइज रेंट तब माना जाएगा जब रूल 4 की चारों कंडीशन पूरी हुई। पक्का? अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हो सकता है एक्चुअल रेंट ज्यादा आ जाए फेयर नंबर 2 से, हो सकता है एक्चुअल रेंट कम आ जाए फेयर नंबर 2 से। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो जीएवी इज एक्चुअल रेंट। अरे बोलो ना। खत्म। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल गया। अगर एक्चुअल रेंट कम है फेयर नंबर 2 से तो दो कंडीशंस में, क्या एक्चुअल रेंट इसलिए कम है क्योंकि वैकेंट था? मकान क्या था? 12 महीना होता है, हमने 8 महीना ही किराए पर उठाया था, तो 4 महीना तो मैंने ताला बंद करके रखा था, वो बात अलग होती है।
किसी से किराया ना मिलना वो बात अलग होती है। 8 महीने के लिए मैंने किराए पर दिया था, 5 महीने का किराया मिला। कितने महीने का? और 4 महीना ताला लगा रहा। तो बताओ एक्चुअल रेंट कितने महीने का? 5 या 8 हो सकता है। अनरिलाइज रेंट की कंडीशन पूरी ना हुई हो तो 8 हो सकता है। अनरिलाइज रेंट की कंडीशन पूरी हो गई हो तो 5, नहीं पूरी हुई हो तो 5। ठीक है ना? अदरवाइज ये जो 4 महीना हमने बीच में गायब किया ये कहलाता है वैकेंसी। क्या कहलाता है? वैकेंसी। तो एक्चुअल रेंट हो सकता है वैकेंसी के कारण कम हो। तो ड्यू टू वैकेंसी अगर ऐसा है, अभी हम पूरा नहीं बता रहे हैं, केवल एक क्वेश्चन बता करके छोड़ दे रहे हैं, डिटेल में बताएंगे वैकेंसी का मतलब क्या क्या और कैसे लेते हैं। ड्यू टू वैकेंसी अगर है तो एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्चुअल रेंट। एनी अदर रीजन, बाकी कोई भी रीजन हो तो फेयर एंड नंबर 2 इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया? ये तुम लोग घर से करके आओगे यहां तक पूरी मेहनत। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर में। समझे मेरी बात? हटा दें?